द्वितीय वर्ष कला के विद्यार्थियों के लिए आर्थिक संसाधन भूगोल के अंतर्गत आज हम कृषि प्रदेशों के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, दुनिया की आबादी 730 करोड़ से भी अधिक हो चुकी है। इसमें से 80% जो जनसंख्या है वो अपना भोजन खेती बाड़ी से ही हासिल करती है। बाकी जो 20% बचती है उसमें से 18% का भोजन तो पशुओं के मांस से, दूध आदि से मिल जाता है। अब ये जो पशु हैं ये भी चारागाह और खेतीबाड़ी से जो चारा पैदा होता है उसी को, फसलों को खा करके ही पलते हैं। तो इस तरह देखा जाए तो दुनिया की 98% लगभग जनसंख्या वो खेती की फसलों और चारागाहों से ही अपना भोजन हासिल करती है। ये इस प्रकार से हम इसके महत्व को जान सकते हैं कि कितना महत्व कृषि का है हमारे जीवन में। अब जानेंगे कृषि प्रदेश किसे कहा जाता है। भूमि का वह विस्तृत क्षेत्र जिसमें खेती करने की जो दशाएं हैं उनका प्रतिरूप व्यापक रूप से समान मिलता है, उसे कृषि प्रदेश कहते हैं। कृषि की दशाएं जैसे प्रतिरूप का यहाँ तात्पर्य हमारा ये है कि भी जो फसलें हैं उसकी किस्म, उसको पैदा करने की तौर तरीका, विधि और कृषिगत भूमि का उपयोग कैसे हो रहा है, ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। इसके अलावा यंत्रों का उपयोग खेतीबाड़ी में, उसके जो कृषक के जो आवास हैं, उसका जीवन स्तर, ये सारा उसी से परिलक्षित होता दिखाई देता है। कृषि प्रदेश और का वर्गीकरण के आधार तत्व क्या है, पहले अब इसके बारे में जान लें। सबसे पहले विद्यार्थियों 1936 में डी विटलसी नाम के विद्वान थे। उन्होंने कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण किया था जिसमें उन्होंने प्रदेशों के सीमांकन का मानक आधार माना। और जैसे 1 नंबर पर उन्होंने लिया कि भाई खेती का जो तात्पर्य है वो फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन से भी है। यानी पशुपालन खेतीबाड़ी से अलग नहीं है, क्योंकि दोनों ही ज़मीन के ऊपर, मिट्टी की उत्पादन शक्ति के ऊपर आधारित रहते हैं और खेती के लिए दोनों में पारस्परिक संबंध भी रहता है। ज़मीन के अनुकूलतम उपयोग करने के लिए फसलों और पशुओं का साहचर्य भी ज़रूरी है। अलग अलग इलाकों में ये जो साहचर्य है वो अलग अलग तरीके का मिलेगा, जो खेती की दशाओं की समानता की प्रादेशिक भिन्नताओं को दिखाएगा। ये तो पहला तत्व हो गया। दूसरा, अलग अलग क्षेत्रों में खेतीबाड़ी का उत्पादन विधि अलग अलग होगी, तो उसके चलते भी कृषि जो दशाएं होंगी उसमें प्रादेशिक समानता मिलेगी, संबद्धता मिलेगी। उदाहरण के लिए किसी इलाके में खेती के उत्पादन की जो पारस्परिक विधियां, जैसे पशु और हल और इसका प्रयोग होती हैं, उसमें जैसे आधुनिक मशीनें, जैसे ट्रैक्टर, इसका प्रयोग होता है। और कुछ क्षेत्रों में जो फसल उत्पादन सिंचाई पर आधारित होती है, जैसे किन्हीं क्षेत्रों में बिना सिंचाई के भी खेतीबाड़ी होती है। तो अलग अलग तरीके की कृषि उत्पादन की विधियां मौजूद हैं। तीसरे नंबर पर देखें तो खेती की ज़मीन पर पूंजी की मात्रा
अधिक लगाई जाती है कहीं पर, तो कहीं पर ज़्यादा श्रम लगाया जाता है, और कहीं पर दोनों ही चीज़ें अधिक लगाई जाती हैं। अतः पूंजी और श्रम के इसमें भिन्नता मिलेगी। मात्राओं की भिन्नता के आधार पर भी प्रादेशिक संबद्धता और समरूपता मिलती है। ये व्हिटलसी ने अपने अध्ययन से हमें बताया। चौथे नंबर पर, यदि खेती से होने वाले उत्पादन को हम व्यापार के लिए यानी बेचने के लिए करते हैं और वहाँ पर विस्तृत प्रकार की फसलों के विशेषीकरण वाली खेती होती है, तो ये उत्पादन जो किसान है उसके निजी उपयोग के लिए किया जाता है, वो निर्वाहक प्रकार की कृषि होती है। तो कहीं पर उसको बेचने के लिए यानी व्यापार के लिए, और कहीं अपना खुद का गुजारा करने के लिए, वो निर्वाहक प्रकार की कृषि हो गई। और ये कृषि उपज के उपभोग के ढंग के आधार पर भी अंतर मिलता है। तो जो ज़्यादातर जो निर्धन प्रकार के इलाके होंगे वहाँ पर अपने गुजारे के लिए ही खेती का उपक्रम किया जाएगा, और जो बहुत धनाढ्य होंगे वहाँ पर जो कृषि होगी उसकी प्रकृति इस प्रकार की होगी कि अधिकांशतः उसको व्यापार के लिए यानी बेचने के लिए उसका उपयोग किया जाएगा। 5वें नंबर पर है कि खेती करने के दौरान में कौन से यंत्र और उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है, और आवास संबंधी दशाओं यानी रहन सहन जो रहना किसान का, उससे भी हमें उस भूदृश्य का पता लग जाता है कि किस प्रकार के आवास में किसान रह रहा है। तो कृषि दशाओं की संबद्धता का ये सबसे अच्छा द्योतक है, यानी बताता, हमें देख रहे हैं पता लग जाता है। व्हिटलसी ने इन सब आधार तत्वों के द्वारा ही दुनिया को 13 कृषि प्रदेशों में वर्गीकृत कर दिया है। अब जो कि अध्ययन के बिंदु हैं, जैसे पहला है कि चलवासी पशुचारण प्रदेश। चलवासी यानी घुमंतु प्रकार के, और पशुचारण यानी कि पशुओं को चराते हैं बस, और उस प्रकार की ज़मीन से खेती नहीं होगी। दूसरा है व्यापारिक पशुपालन प्रदेश। इस प्रकार के जो चलवासी प्रकार के पशुचारण जो पहले बताया, उसमें अपने गुजारे के लिए ही पशुओं का पालन और उनको बेच करके उनके दूध मांस को, अंडों को, इनको सबको बेच करके अपना गुजारा करने के लिए। जबकि दूसरा है व्यापारिक यानी कि बड़े स्तर के ऊपर पशुओं का पालन किया जाए, तो उनका दूध और मांस बेचा जाए या पशुओं को स्वयं बेच दिया जाए। और इस प्रकार का जो पशुपालन है, बड़े बड़े चारागाह उनके पास होंगे। इस प्रकार से ये जो दूसरे प्रकार की आता रही कृषि प्रदेश है, बड़े इलाके में घास के क्षेत्रों में विशेषतः ये किया जाता है। तीसरा है स्थानांतरी कृषि प्रदेश। ये शिफ्टिंग वाला है, तो एक जगह पर खेती न करके एक जगह पर खेती करने वाली जगह को छोड़ दिया जाता है, और बाद में उस जगह को नई जगह पर जा कर के ज़मीन को साफ़ किया जाता है, और साफ़ करके फिर वहाँ खेती की जाती है। 1-2 साल की जाती है, 1-2 साल के बाद उस जगह को भी छोड़ दिया जाता है, और छोड़ने के बाद फिर से नई जगह पर जाके किया जाता है। तो इसको स्थानांतरी कहते हैं, यानी छोड़ करके नई जगह पर जाएंगे। चौथे नंबर पर है प्रारंभिक स्थानबद्ध कृषि। एक जगह पर रह करके खेती की जाएगी, और जो पुराने समय से की जा रही है इस प्रकार की ये कृषि होगी। 5वें स्थान पर है चावल प्रधान, यानी चावल की प्रधानता जहाँ पर हो ऐसी गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि का मतलब है कि छोटी इकाइयों में खेती की जाए और उसमें बहुत ज़्यादा श्रम और निर्वाह के लिए, यानी कि ज़्यादा निवेश करने के लिए तो ना हो, लेकिन अपना गुजारा चलाने के लिए चावल को उगाया जाएगा।
और सिर्फ अपना काम चलाने के लिए, इसमें कोई बेचने का, व्यापार का कोई कोण नहीं है। छठे नंबर पर चावल विहीन गहन निर्वाह कृषि प्रदेश। तो इसमें चावल विहीन हो गया, तो इसमें चावल नहीं बोया जाएगा, बल्कि दूसरी फसलें, चाहे वो गेहूँ हो, मक्का, ज्वार, इस प्रकार की जो भी कोई फसल इसके अलावा जो भी होगी चावल के अलावा उनको, लेकिन ये भी गहन प्रकार की होगी, ये भी निर्वाह प्रकार की होगी, यानी इसमें भी अपना गुजारा चलाने के लिए ही हम खेती कर रहे होंगे। इस प्रकार की खेती ये होगी दुनिया के ऐसे इलाकों में जहाँ चावल को नहीं बोया जाता, दूसरे फसलों को लिया जाता अपने गुजारे के लिए। 7वें नंबर पर व्यापारिक बागान कृषि प्रदेश है। अब व्यापारिक बागान का मतलब बागान से जो फल फूल इस प्रकार की जो फसलें मिलती हैं उनको व्यापारिक उपयोग के लिए लगाया जाएगा। इसमें बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है, बड़ी मात्रा में पूंजी यहाँ लगाई जाएगी और उस पूंजी से बागान तैयार किया जाएगा। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पैसे की आवश्यकता होती है और बड़े स्तर के ऊपर पैदावार करके उनको आपूर्ति की जाएगी आसपास के और दूर के जगहों पर। उनके लिए बहुत बड़े प्रबंधन की आवश्यकता भी कृषक को होती है। तो इस प्रकार के क्षेत्र भी दुनिया में हैं बहुत जगहों से। फिर है 8वें स्थान पर भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश। ये भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश तो अलग से इसलिए बनाना पड़ा कि भूमध्य सागरीय क्षेत्रों की जो जलवायु, जो आबो हवा है, वो दुनिया के दूसरे इलाकों से अलग है और यही कारण है कि वहाँ इन चीज़ों के उत्पादन, जैसे खट्टी चीज़ें, जैसे जैतून और जैसे संतरा, नींबू और इस प्रकार की चीज़ें, कई जगहों पर तटीय क्षेत्रों पर अंगूर की खेती भी की जाती है। तो ये अलग प्रकार की के क्षेत्र हैं, तो यहाँ पर जो खेती उसको अलग से ही वर्गीकृत कर दिया गया है कि भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रदेश। फिर है 9वें स्थान पर है व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि प्रदेश। व्यापारिक अनाज उत्पादक से फिर तात्पर्य हो गया कि जो बेचने के लिए बड़े स्तर पर अनाज पैदा किया जाए। जैसे विद्यार्थी उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि भाई जो अमेरिका का किसान है वो गेहूँ, मक्का सारी फसलें बोता है और बहुत बड़े स्केल पर उसको पैदा भी करता है, लेकिन उसको खाता नहीं है, उसका उपभोग नहीं करता है, बल्कि व्यापार करने के लिए उसको बेचने के लिए पैदा करता है। ये व्यापारिक अनाज उत्पादक क्षेत्र इस प्रकार के हैं। चाहे वे उसको अपने पशुओं को खिलाने के लिए पैदा करें, चाहे उसको मंडी में बेच देंगे, ज़्यादातर तो उसको बेचने के लिए ही, यानी कि व्यापार के लिए ही उसका उपयोग करते हैं। ये व्यापारिक अनाज। 10वें नंबर पर है व्यापारिक फसल और पशु उत्पादक कृषि प्रदेश। अब यहाँ दोनों चीज़ें थोड़ी सी मिल गई हैं। एक तो व्यापारिक फसल भी पैदा की जाएगी, वहाँ पर पशु उत्पादन भी किया जाएगा। तो वहाँ पर एक हिस्सा जो है फसल पैदा करने में लिया जा रहा है, साथ में पशु भी पल रहे हैं। उनके लिए एक जगह चारागाह छोड़ा जाता है और एक हिस्से में वे चरते हैं, बाद में दूसरे तरफ जा कर के दूसरे हिस्से में जहाँ घास बड़ी हो जाती है वहाँ चरते हैं। और इसके अलावा जो कृषि फसलों से भी जो चीज़ें मिल जाती हैं उपयोग करने के लिए, खाने पीने के लिए, उसका भी वो उपयोग करते हैं। तो दोनों चीज़ें जहाँ पर हों उसको हम ये प्रदेश कहेंगे व्यापारिक फसल और पशु उत्पादक कृषि प्रदेश, ये इसका नाम हो जाएगा। फिर है 11वें नंबर पर निर्वाह फसल एवं पशु उत्पादक कृषि प्रदेश। तो ये फिर वही गरीब इलाकों की कहानी आ गई कि भाई जहाँ पर फसल भी बोई जाती है और पशु भी पाले जाते हैं, लेकिन ये दोनों ही काम होते हैं अपना निर्वाह यानी गुजारा चलाने के लिए, अपना काम चलाने के लिए ही ये दोनों पैदा किए जाते हैं। और फसल को भी घर में ही उपयोग कर लिया जाता है। पशु उत्पादक जैसे दुग्ध या मांस या अंडे, जो भी चीज़ें इससे मिलती हैं उनका भी घर में ही उपयोग
कर लिया जाता है। तो ये इस प्रकार के कृषि प्रदेश है। तो गरीब ज़्यादातर जो पिछड़े हुए अविकसित देश हैं, निर्धन देश, उसमें ज़्यादातर इसी तरह की कृषि बहुत बड़े इलाकों में की जाती है। 12 नंबर पर है व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि प्रदेश। अब दुग्ध का अलग से जिक्र यहाँ पर आ गया है कि दुग्ध उत्पादन होगा, पशुओं को पाला जाएगा और किस लिए किया जाएगा कि वे व्यापारिक यानी बेचने के लिए बड़े स्तर के ऊपर दूध पैदा किया जाएगा और पशुओं को भी पाला जाएगा, और लेकिन उस उद्देश्य होगा उसको बेचने के लिए। तो ऐसा भी बहुत बड़ी जगहों पर पशुपालन किया जाता है और दूध का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रकार का व्यापार भी किया जाता है। ये ऐसी खेती के प्रदेश है जहाँ पर दोनों क्रियाएं चलती हैं, लेकिन व्यापारिक दृष्टि से। इससे पहले वाले में अपना गुजारा चलाने के लिए, तो गरीब इलाकों की बात है। और जो ज़्यादा पूंजी लगाने वाली बात है, जहाँ पर ज़्यादा पूंजी जहाँ लगाई जाती है, तो वो इन प्रदेशों में जहाँ व्यापारिक, क्योंकि वहाँ तकनीकों का उपयोग होता है, वहाँ बहुत सारे बुनियादी ढांचा आपको चाहिए, वो सारा चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं, तो बहुत ज़्यादा खर्चा इसमें लग जाता है। और इस ऐसे प्रदेश जो है वो भी समृद्ध देश हैं, अमीर देश हैं, उनके ज़्यादातर इलाकों में ऐसा किया जाता है। दुग्ध से दुग्ध के उत्पाद बना लिए जाते हैं और उससे जो लाभ होता है उसको फिर से अपने निवेश करके फिर उसको बढ़ाया भी जाता है। फिर 13 नंबर पर है विशेषीकृत बागवानी या उद्यान कृषि प्रदेश। इस प्रदेश में ये बागवानी का प्रदेश है पूरी तरह से। ये भी बहुत ज़्यादा निवेश की आवश्यकता पड़ती है, इसमें पैसा लगाने की आवश्यकता पड़ती है, और फिर उसके बाद उससे जो उत्पाद मिलते हैं उसका देश में, क्षेत्र में या ऐसी आवश्यकता होती है तो फिर विदेशों में भी उत्पादों को बाहर भेजा जाता है। जैसे बड़े बड़े बागान लगा करके कहीं पर चाय, कहवा ये उत्पाद किए जाते हैं। कहीं पर अफ्रीका के देशों में जहाँ जहाँ पर कहवा के हैं वे ज़्यादातर विदेशों में भेजने के लिए उसको पैदा करते हैं। हमारे देश में भी और श्रीलंका में चाय के बागान हैं बड़े इलाकों में, और पूरी दुनिया में चाय की आपूर्ति की जाती है उसके द्वारा। तो ये बहुत बड़े इलाके में बागवानी के हैं। इसमें भी बहुत ज़्यादा मुद्रा की, निवेश की आवश्यकता पड़ जाती है। इसके लिए भी तो निर्धन प्रदेशों में जहाँ पर किसी भी प्रकार से इसको प्रबंधन करके, तो बीटल सी ने अपने वर्गीकरण में मोटे तौर पर तो सभी क्षेत्रों को शामिल कर लिया है, और ऐसा कोई बचा नहीं जिसमें कि हमें लगे कोई इससे बाहर रहेगा। और लगभग क्योंकि उन्होंने पूरी विश्व को ध्यान में रख कर के तैयार किया है, तो ऐसा संभव लगता नहीं कि इससे बाहर कोई होगा। बीटल सी ने कृषि भूगोल के बारे में अपना विश्लेषण दिया। इसके अलावा हेल्बर्न ने भी अपना सांख्यिकीय विश्लेषण दिया है, तो ये अलग प्रकार का है। जबकि जो डर्मेंट बीटल सी ने दिया है वो कृषि के प्रदेशों के प्रकार के बारे में बताया। अब इनकी जो हम जानना चाहें इसकी जो विशेषताएं, इसमें कुछ आधार तो देखिए जो हेल्बर्न ने बताया उसमें बीटल सी ने भी अपने वर्गीकरण में शामिल भी कर लिया है। उनके वर्गीकरण में सीमांकित कृषि प्रदेश बहुत बड़े बड़े हो गए, और बीटल सी ने भी मान लिया इस बात को कि उन्होंने जो वर्गीकरण किया वो कृषि प्रदेश बहुत बड़े कृषि प्रदेश हैं। और सीमांकन में सामान्यकृत, तो विश्व के स्तर पर अगर काम करना होता है तो हमें सामान्यकरण करना हमारी मजबूरी हो जाती है, और बहुत विशेष ध्यान दे करके करें तो वर्गीकरण बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है, अध्ययन की दृष्टि से ठीक नहीं है। बड़े प्रदेशों में दोबारा लघु कृषि प्रदेशों को वर्गीकृत किया जा सकता, संभव है बिल्कुल। आप स्थानीय स्तर पर उसको फर्दर और भी टुकड़े करके बांट सकते हैं। ये जो आधार तत्व हैं ये लघु कृषि प्रदेशों के सीमांकन में बहुत महत्वपूर्ण है। तो ठीक है, हेल्बर्न ने भी अपने, लेकिन ये सांख्यिकी प्रकार का विश्लेषण है। आलोचना के बाद भी बीटल सी का जो वर्गीकरण है वो दुनिया में आज भी अपनी जगह रखता है, और जब भी कृषि भूगोल का अध्ययन किया जाएगा तो बीटल सी के बारे में
ज़रूर पढ़ना होगा। जिसको इस बारे में अध्ययन करना हो ज़रूर इससे उसको लाभ मिलेगा। अब इसमें वैसे कृषि प्रदेशों की विशेषताएं भी हम इसके बारे में जान सकते हैं, तो काफ़ी विस्तृत होगा। तो यह व्याख्यान बहुत लंबा हो रहा है। अगले व्याख्यान में इसको संभवतः हम लोग पढ़ लेंगे। अभी आज की कक्षा के लिए तो इतना काफ़ी है।